हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा था और परमाणु एवं अणु या एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो आपका चैप्टर है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जहां हमने रासायनिक संयोजन के नियम से शुरू किया था कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या कह रहा है। दो मुख्य नियम आपने उसमें पढ़े थे, जिसमें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका आया था और दूसरा क्या आया था यहाँ पर, स्थिर अनुपात का नियम। ओके, ये दोनों को आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कुछ अभिधारणाएं हमने यहाँ पर देखी थी, जिससे हम एक निष्कर्ष पर आए थे कि एटम एक्चुअल में होता क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा, एटम का जो साइज होगा, ठीक है, आकार होगा, वो क्या है, उसमें त्रिज्या क्या होगी, और फिर उस एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, वेट होगा, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। साथ ही यहाँ पर उसके लिए अलग अलग सिंबल, अलग अलग तत्वों के परमाणु चूंकि बदल रहे हैं तो उनके लिए सिंबल भी हम लोगों ने अलग अलग देखे थे। इस सब की का अध्ययन करने के बाद हमने बोला परमाणु परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु जो है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसको आणविक द्रव्यमान कहा जाएगा। तो वो आणविक द्रव्यमान के बारे में हमने यहाँ पर देखा था। इसके अलावा परमाणुकता क्या होती है, एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, वो उसकी परमाणुकता है, ठीक है। साथ ही रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है, किसी भी यौगिक को जब उसके सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, या आप क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर उसका क्या किया जाता है, प्रतीकात्मक निरूपण किया जाता है, तो वही आपका रासायनिक सूत्र है। ये हमने लिखना सीखा था यहाँ पर, उसके लिए कुछ नियम थे जो हमने पढ़े थे, और फिर हमने बहुत सारे अलग अलग यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे थे। ओके, देन आणविक द्रव्यमान के बाद सूत्र इकाई द्रव्यमान की बात करते हैं कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। तो जो आपने लास्ट सेशन में NaCl KCl पढ़े थे, ऐसे यौगिक जिनके संघटक उनके आयन होते हैं, तो उन यौगिकों का जो आप आणविक द्रव्यमान निकालते हैं उसे सूत्र इकाई द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है ना। तो यानी है वह भी आणविक द्रव्यमान ही है, उसकी गणना भी उसी प्रकार की जाएगी, लेकिन उसको सूत्र इकाई द्रव्यमान नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या है, यहाँ पर सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक उसके आयन होते हैं। तो यही मैंने बोला, संघटक आयन है, संघटक जो है वो आयन है। इसका मतलब क्या है कि वो एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो आयनिक कंपाउंड के केस में आप सूत्र इकाई द्रव्यमान की बात कर रहे हो, अदर जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके लिए आप आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है अब आयन क्या होते हैं। जब आपने बोला संघटक जो है वो आयन है, तो आयन एक्चुअल में होता क्या है, तो बेसिकली आयन आपका एक परमाणु ही है, समझ रहे हैं। लेकिन कैसा परमाणु है, आवेशित परमाणु है, उस पर कोई ना कोई आवेश है। अब आवेश उस पर कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो आवेश आपके दो ही प्रकार के होंगे, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। धनावेश कब आता है, जब वहां पर प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऋणावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं ना। उसके अलावा तो परमाणु आपका क्या है, अनावेशित है, उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, उदासीन है वो। तो देखिए इसको सिंपल सा समझिए, जैसे हम किसी भी परमाणु की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी परमाणु की बात कर रहे हैं, ये परमाणु है आपका, ये परमाणु में आप एक निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें नाभिक में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहर की कक्षाओं में घूम रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, लेकिन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं, यहाँ धनावेश है और यहाँ ऋणावेश, ठीक है। लेकिन पूरे परमाणु में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है। धनावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, धनावेश का मतलब क्या है, प्रोटॉन। ओके, धनावेश यानी प्रोटॉन, और ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु उदासीन कब है, परमाणु उदासीन तब है जब धनावेश और ऋणावेश आपका बराबर है, यानी कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर परमाणु में आपके बराबर है।
समझ रहे हैं। अब इस परमाणु में हमने कोई चार्ज डेवलप करना है या इसको हमने चार्ज बनाना है, आवेशित बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर या तो प्रोटॉनों की संख्या आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यही होगा, या फिर दोनों में से किसी की संख्या कम हो जाएगी। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन को तो आप ना ही संख्या उसकी घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो नाभिक में संख्या में कम ज्यादा या जो कमी या बढ़ो वृद्धि हो रही है वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की होगी। तो इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना यानी ऋणावेश का बढ़ना, समझ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों का कम होना यानी ऋणावेश का कम होना, और आप क्या बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है, पॉजिटिव पार्ट आपका बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना। देखो सिंपल सी बात है, कहीं पर सपोज दो पॉजिटिव आपके चार्ज, ठीक है, दो धनावेश यानी दो आपके इलेक्ट्रॉन, सपोज प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास दो ही क्या है, निगेटिव चार्ज भी है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपका जो एटम है वो कैसा है, उदासीन है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ निगेटिव चार्ज जो है उसमें, निगेटिव जो पार्ट है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसमें कमी या वृद्धि कर सकते हैं। क्लियर है। सपोज हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने, दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब प्रोटॉन तो दो हैं लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। एक प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो दो है ना, एक पॉजिटिव पार्ट आपका बच रहा है, तो यानी जो एटम हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन का दान किया गया। समझ रहे हैं। इसीलिए आप एटम में देखते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना निगेटिव चार्ज या आप कहेंगे निगेटिव पार्ट जो है वो निकाला है बाहर, उसमें कमी आई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है। इलेक्ट्रॉन को अगर उसने दान किया है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है, और प्रोटॉन तो उतने ही थे जितने पहले थे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पर अब ज्यादा हो गया है, या पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, तो चार्ज डेवलप हो गया है, उसी को क्या कहा जा रहा है, आपका आयन कहा जा रहा है। और कैसा आयन हो गया है, ये आपका पॉजिटिव आयन हो गया है, धनावेशित आयन हो गया है। ओके। इसी प्रकार अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर दो पॉजिटिव है और दो ही नेगेटिव है, यानी दो प्रोटॉन है दो ही इलेक्ट्रॉन है, और आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, प्लस कर दिया आपने एक इलेक्ट्रॉन, तो अभी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। पॉजिटिव आपके दो थे यानी दो धनावेश, आप बोल सकते हो दो प्रोटॉन थे, और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ पर। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका अधिक है, दो प्रोटॉनों को बैलेंस करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा है, यानी एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अब जो आपका एटम है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये ऋणावेशित आयन बन जाएगा। ओके। तो यही आपके आयन है। आयन बेसिकली आपका एक परमाणु है, एक एटम है, उस एटम में वो एटम क्या कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इस केस में देखो उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, और या वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा अपने परमाणु से, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पर उस पर क्या आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। तो निगेटिव चार्ज कब आया, जब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जब उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कहा मैंने, एटम जब इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तब उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, और जब उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो तब उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके। तो यही आपका क्या है, आयन है। ओके। चलिए, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, अवश्य उपस्थित रहता है, इसी को आपका आयन कहा जाता है। और दो प्रकार के यहाँ आयन होते हैं, एक धनावेशित आयन और एक ऋणावेशित आयन। धनावेशित आयन आपको जनरली दिखेंगे, जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो धनावेशित आयन बनाती हैं, और धातुएं आपकी जनरली ऋणावेशित आयन बनाती है, यानी आप कहेंगे जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान करना। ठीक है। धातु इलेक्ट्रॉन का दान करती है।
सामान्य तौर पर, और अधातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ओके आयन क्या होता है आपका, ions is an atom or a group of atoms that bears an electric charge or that has an electric charge आप लिख सकते हो। ओके इसमें आएंगे आपके कैटायन, ions with positive charge, और एनायंस क्या होते हैं आपके, ions with नेगेटिव चार्ज। ओके चलिए, जीआईसी धारचूला आवाज आ रही है, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए, आवाज आ रही है आपको तो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? अर्जुन, अर्जुन कुमार। अर्जुन, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में पढ़ा था मैम हमने आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान पढ़ा था। होमवर्क दिया था कुछ? जी कर लिया था आपने होमवर्क? मैम आपने होमवर्क दिया था के और सीएल का आणविक द्रव्यमान निकालने को दिया था। निकाल लिया था? जी मैम निकाल लिया। ठीक है, सभी का कैलकुलेट कर लिया था आपने आणविक द्रव्यमान? सभी जो कंपाउंड्स थे उनका निकाल लिया था ना? बोलो यस और जी नो। मैम निकाल लिया था। ठीक है, वेरी गुड। तो आज के सेशन में हम उसी KCl और NaCl पे हमने पहले बात करी कि वो क्या है, वो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए आप एक और टर्म यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की जगह आप क्या बोला, फॉर्मूला यूनिट मास या सूत्र इकाई द्रव्यमान जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उस सूत्र इकाई द्रव्यमान से हमें आयन एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, जहां हम परमाणुओं की बात कर रहे थे कि परमाणु हैं, देखो अलग अलग परमाणु थे। अगर आप C2H6 की बात करें यहाँ पर, तो या CH4 हम बोल रहे हैं, CH4 आपका एक कंपाउंड है, मीथेन जिसे आप कह रहे हो, इसमें दो परमाणु हैं, मतलब दो तत्वों के परमाणु हैं। टोटल परमाणु 5 हैं, लेकिन दो तत्वों के परमाणु, एक कार्बन का परमाणु है और हाइड्रोजन के परमाणु है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है। तो परमाणु परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर आप ये कह रहे हो वहां पर परमाणुओं का द्रव्यमान हम ले रहे थे, ठीक है। दूसरा केस क्या था, NaCl वाला केस था। अब है तो ये भी यौगिक, इसमें भी दो परमाणु हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परमाणु की जगह आयन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आयन का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, इस वाले केस में हो रही है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, और यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, जिससे आयन बन रहे हैं। आयन कैसे बन रहे हैं, है तो एटम ही ना। जब हमने सोडियम को देखा, Na क्या है आपका, सोडियम, तो सोडियम का एक परमाणु होगा, लेकिन वो परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का दान करने से उस पर चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी आवेश उस पर उत्पन्न हो रहा है। जब परमाणु पर आवेश आ गया है तो वो आयन बन गया है।
सेम Cl के केस में भी हो रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से उस पर भी आवेश आ रहा है, और उसके परमाणु पर जब आवेश आ रहा है तो उसको हम आयन बोल रहे हैं। तो वही आपका आयन था। आयन कुछ नहीं है, जहां पर आपने क्या बोला, एन आयन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, आयन आपका क्या हो सकता है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी कि परमाणु है या परमाणुओं का समूह है, दैट बियर्स चार्ज, जिस पर कि क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है, विद्युत आवेश जिस पर आ रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आयन बोल रहे हैं। और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी धनावेश आ गया है तो उसको हम धनायन बोल रहे हैं, कैटायन। और अगर उस पर निगेटिव चार्ज आ गया है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ऋणायन यानी कि एनायन, जिसके लिए आपने यूज किया। मैंने क्या बोला, कैसे आपके किसी भी जो एटम है उस पर आवेश आ रहा है। ठीक है, जैसे आपका ये क्या है, कोई एटम है, एटम है, इसके नाभिक पे होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कक्षकों में होगा नेगेटिव। ठीक है, यानी क्या समझे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है प्रोटॉन। क्या मतलब है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन होता है नाभिक में, न्यूक्लियस बोलते हैं आप इसे। एटम के नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है यानी कि धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो उस नाभिक के चारों ओर जो कोश हैं वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिनको आप K-L-M-N कोश बोलते हो। ठीक है ना, तो वहां आपका इलेक्ट्रॉन है। पूरे एटम में क्या होता है, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। बोलेंगे मैम दो बातें कर रहे हो, पहले बोल रहे हो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है, कोशों में निगेटिव चार्ज है, फिर कह रहे हैं परमाणु में कोई चार्ज ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो आप पॉजिटिव निगेटिव को क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, तो जीरो हो जाता है नेट चार्ज। तो यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होगा, उदासीन आपका परमाणु हो जाएगा। यानी आप किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, आपने NaCl का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो NaCl में क्या है, दो परमाणु, एक Na का परमाणु है, एक Cl का परमाणु है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। Na के परमाणु की बात करेंगे हम सोडियम का, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का, बताओ, परमाणु का क्रमांक कितना होता है, कोई भी बताए, धारचूला जल्दी से बताइए, परमाणु का क्रमांक कितना है सोडियम का, एटॉमिक नंबर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? जी मेरा नाम अयान है। अयान, परमाणु का क्रमांक क्या होता है सोडियम का? मैम 23। क्रमांक, वो परमाणु द्रव्यमान था जो लास्ट सेशन में पढ़ा, कौन से नंबर का एलिमेंट है वो, देखो जब आपने एलिमेंट्स लिखे कौन से नंबर पे आ रहे हैं, कोई और बताओ, कितना होता है परमाणु का क्रमांक सोडियम का? मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? मैम एटॉमिक मास 23 होता है। नंबर, चलिए वेरी गुड अयान। कोई और बताओ मुझे, परमाणु का क्रमांक कितना होता है? GIC कंडारा, माइक ले लो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? GIC कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम आवाज आ रही है? क्या नाम है आपका? मैम रोहित। रोहित, रोहित 11 होता है। 11 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अयान, परमाणु क्रमांक बोल रहे हैं ना, तो यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है उसमें। ठीक है, रोहित सिट डाउन, वेरी गुड बच्चे। तो अयान आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, लेकिन हम परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, धारचूला बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी पीछे। तो परमाणु का क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, Z से हम इसको निरूपित करते हैं। Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो यानी कि 11, जैसे हमें रोहित ने परमाणु का क्रमांक बोला, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब हमने पढ़ा है जब पूरा परमाणु उदासीन है, उदासीन कैसे है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही जितना आपका पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही उसमें आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगा। क्या कहा मैंने,
उदासीन अवस्था में, किसके? परमाणु के। जब परमाणु उदासीन है, जब नेट चार्ज उस पर 0 है, उदासीन अवस्था में क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। बराबर 11। ओके, तो यानी कि प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब हम अगर Na के आपके एटम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कोशों में हम क्या करते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डालते हैं? हम लेते हैं 2n² का फॉर्मूला। क्या लेते हैं? 2n²। इसको याद रखना है। कोश आपकी कौन कौन सी होगी? K होगी, L होगी, M, N, यानी पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश और चौथी कोश। तो 2n² में n आपको क्या बताता है? n बताता है आपका कोशों की संख्या, कौन से नंबर की कोश में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो परमाणु है, स्टार्ट हम 1 से ही करेंगे। ये उसका नाभिक है, तो जो पहली कोश होगी उसको हम K बोलेंगे, जो दूसरी कोश होगी उसको हम L बोलेंगे, तीसरी कोश आएगी उसको M बोलेंगे, चौथी कोश को आपका N बोलेंगे, इस प्रकार। ठीक है, अब लगा लो 2n² के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। पहला क्या है आपका? पहला आपकी K कोश है, तो K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे? GIC देवली खेत, तो K कोश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? ध्यान से सुनिए, देखो 2n² के फॉर्मूले से आपने वो 11 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। GIC देवली खेत, तो मैंने क्या बोला? आपके जो 11 इलेक्ट्रॉन है ना, जो रोहित ने कहा हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उन 11 इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कोशों में भरना है। अब कोशों में कैसे जाएंगे? ये 2n² के फॉर्मूले से जाएंगे। तो 2n² का फॉर्मूला लगाओ K के लिए, यानी पहली कोश में मैक्सिमम, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2n² का फॉर्मूला लगा दिया। n की वैल्यू K के लिए क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर की कोश है आपकी, तो n की वैल्यू 1, L के लिए n की वैल्यू 2 हो जाती है, M के लिए आपकी n की वैल्यू हो जाती है 3 और n के लिए स्मॉल n की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू K के लिए n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। तो यानी K वाली जो कोश है उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Na में आपका इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो करेंगे आप, Na के लिए पहली कोश में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन K में। ठीक है, अब दूसरी कोश कौन सी है? अब L वाली कोश है। अब डालो L में, L में भी कितने आएंगे? 2n² के फॉर्मूले से निकालेंगे। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 2 हो जाएगी। क्यों? दूसरे नंबर की कोश आपने बोला, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8। तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, 2 आ गए यहाँ, अब कितने बचे? 9 बचे। 9 में से 8 आ गए L में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन M में आ जाएगा। ठीक है, 2n² के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि M में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब एक ही बचा है क्योंकि N के पास, तो वो यहाँ आ गया। क्लियर? अब क्या करना है? किसी भी एटम को अपने निकटवर्ती जो क्या है, नोबल गैस है, कोई भी अक्रिय गैस है, उसके परमाणु के समान अपना विन्यास करना होता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा प्राप्त करना होता है। या अष्टक नियम क्या कहता है कि सभी को अपना अष्टक पूरा करना होता है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। अब सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको उसने 8 बनाना है, जिसके लिए उसको 7 और इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, किसी से वो 7 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तभी तो उसके 8 होंगे यहाँ पर। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा, तो हमने क्या बोला? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है, लेकिन 7 और ले लेगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो किसी भी एटम के लिए पॉसिबल नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज इतना कम है और इतना अधिक आपका निगेटिव चार्ज उस एटम में आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में उसके लिए आसान क्या पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो m वाली कोश समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अष्टक पूरा हो गया, तब ये बाह्यतम कोश ये बन जाएगी, सबसे बाहर वाली। समझ रहे हो ना? पहले क्या था, ये Na है आपका, इसकी पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरी कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये उदासीन अवस्था में। अब वो क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो अब उसका जो कोश होंगे वो 2 ही रहेंगे, तो पहली में 2 और दूसरी में 8। तो इस प्रकार से उसने अष्टक अपना प्राप्त कर लिया, लेकिन कब प्राप्त किया, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो Na ने जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का मतलब क्या है, एक आपका ऋणावेश बाहर चला गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब पहले 11 ही प्रोटॉन थे और आपका 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो क्या हो गया, 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 10 हो गए। तो यानी एक पॉजिटिव पार्ट आपका ज्यादा है ना, एक प्रोटॉन अधिक है, तो वही एक प्रोटॉन आप कहाँ दिखाते हैं, Na के ऊपर दिखाते हैं, Na पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया है, ये परमाणु था Na का और ये Na का आयन हो गया है। समझ रहे हैं? तो कैसे हुआ, जब उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। प्रोटॉनों की संख्या का कुछ नहीं करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या 11 ही रहेगी। हर एक परमाणु के केस में प्रोटॉनों की संख्या वही है, बदलेगा कौन, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलेंगी। इस केस में परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है और क्या बनाया है, एक धनायन बनाया है। और सोडियम आपका क्या है, सोडियम आपकी है धातु, और मैंने आपको बताया है कि धातुएं क्या करती हैं, जनरली तो आपके इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगी। ओके, तो इस प्रकार से ये सोडियम का हो गया। ठीक इसके विपरीत किस में होगा, क्लोरीन में होगा, Cl में, क्योंकि NaCl मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। जब Na इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो Cl उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ग्रहण करेगा। तो Cl क्या है, क्लोरीन अधातु है। तो ये मैंने आपको बताया था, अधातुओं में जनरली सामान्य तौर पर यह प्रवृत्ति होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन में आप देखेंगे, क्लोरीन में 17 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अब कोशों में वितरण क्या होगा, KLm 2 8 7, ठीक है। यहाँ पर कोशों की संख्या 3 ही रहेगी, लेकिन यहाँ आपने जो बोला कि मैम 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने बाहर निकाला है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ये क्लोरीन ग्रहण करेगा, और अब इसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो 2 8 8 की हो जाएगी तीनों कोशों में। तो इसने भी अपना अष्टक ग्रहण कर लिया है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के लेन देन से यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी कि जिनको आप आयनिक यौगिक कहते हैं। और ये कब बने, जब आयंस बने, यानी कि चार्जेस डेवलप हुए एटम्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि पहले आपने बोला, पहले 17, इसका Z बराबर 17 है, यानी पॉजिटिव चार्ज 17 प्रोटॉन और 17 ही आपका क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन चूंकि हो गए हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है, वो आप Cl के ऊपर दिखाएंगे, तो Cl आपका क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप Cl नेगेटिव दिखाते हैं। क्लियर? तो यही आपका आयन से और आयनिक यौगिक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से आपका क्या बन रहा है, बंध बन रहा है, और उसके फलस्वरूप आपको यौगिक बनते हुए दिखेंगे, तो वही आपके क्या है, आयनिक यौगिक है। ओके, बोलो समझ आ गया सभी को? हैंड रेज करिए अगर समझ आ गया तो, हाथ उठाइए समझ में आया तो।
ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा और समझ लेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या हो रहा है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो उस पर धनावेश आ रहा है तो धनायन बना रहा है, और परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्योंकि उसमें ऋणावेश आ रहा है तो वो ऋणायन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका धनायन और ऋणायन के बीच में बंध बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बन रहा है तो बंध बन रहा है, और फिर आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं आपके। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज के सेशन में हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आज के इस सेशन में जीआईसी धारचूला से अयान और अर्जुन ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, साथ ही जीआईसी कंडारा से रोहित ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।